बांझपन एक बहुत बड़ा कलंक माना जाता था महिलाओं के ऊपर। इनफर्टिलिटी क्या है? किस पॉइंट पे आकर कपल को एक्सपर्ट से मिलना चाहिए? कि 6 महीने बिना प्रोटेक्शन के ट्राई करने के बाद भी अगर बच्चा ना हो तो शुरू के 15 दिन ट्रीटमेंट होता है, बाद के 15 दिन मेडिसिन लेने हैं एंड एट द एंड ऑफ द मंथ वी गेट आवर रिजल्ट्स। IVF के बाद जब हम बेबीज कपल के हाथ में देते हैं, दैट इज़ अ नेक्स्ट लेवल हैप्पीनेस टू द कपल एज वेल एज टू द डॉक्टर। शापित है ये, अनफॉर्चुनेट है, और उन्हें पता नहीं कितने मंदिर, कितने बाबा, कितने डोरे और जो किसी ने बताया वो कर चुके होते हैं। ये फीमेल पे प्रेशर डालने की सोच को बदले। हम क्या कर सकते हैं कि सारा प्रेशर फीमेल पे ना आए? टॉक अबाउट अंबानीज। सो अंबानीज को तो हमने कभी प्रेग्नेंट देखा नहीं, कभी हमने उनकी प्रेग्नेंट अम्मी देखी नहीं है। इट्स लाइक वी आर वॉचिंग अ करण जौहर मूवी। सो एक लाइफ को आप उसकी ग्रोथ को स्टॉप करके फ्रीज कर दिया आपने, और फिर उसको वापस चालू कर दिया, और फिर उसको अंदर डाल दिया, और फिर उससे बच्चा बन गया। क्या ऐसा हो सकता है IVF के थ्रू सिर्फ एक बॉय चाइल्ड पाना? मैडम, चाहते तो बहुत लोग हैं। सेक्स सिलेक्शन इज अ क्राइम इन इंडिया। कहते हैं जिंदगी तभी मुकम्मल होती है जब एक छोटी सी मुस्कान हमको माँ या पापा कहकर बुलाती है। अनफॉर्चुनेटली ये सफ़र हर किसी का इतना आसान नहीं होता। आप सुन रहे हैं आवर स्ट्रेंथ स्टोरीज, अ ब्रांड न्यू पॉडकास्ट, और मैं हूँ आपकी होस्ट विवक्षा। ये एक ऐसा पॉडकास्ट है जो ना सिर्फ कहानियाँ बताएगा बल्कि दिलों को, आपके इमोशंस को जोड़ेगा। आज का हमारा ये पहला एपिसोड एक ऐसे टॉपिक पर है जो हर किसी गली, मोहल्ले, हॉस्पिटल कॉरिडोर्स में छुपा है, पर फिर भी कोई इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। 21st सेंचुरी में भी इसे टैबू कंसिडर किया जाता है। आई थिंक इसके बारे में इनफ अवेयरनेस ही नहीं है। IVF, छुपी बात या फिर एक नई शुरुआत? इस जर्नी को बेहतर समझने के लिए हमारे साथ एक ऐसी डॉक्टर हैं जो ना सिर्फ ट्रीटमेंट देती हैं बल्कि उम्मीद देती हैं। इनके पास है 16 साल से भी ज़्यादा का अनुभव। इन्होंने IVF जैसी चैलेंजिंग फील्ड में साइंस और इमोशंस दोनों को समझा है। इनके गाइडेंस में हजारों कपल्स ने IVF के थ्रू कंसीव किया है और पेरेंटहुड को एंजॉय किया है। आइए वेलकम करते हैं डॉक्टर हिना अग्रवाल, ट्रस्टेड नेम इन सेंट्रल इंडिया, IVF एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। Thank you so much, ma'am, for being on the show. Welcome to the show. Thank you, Vivaksha. Thank you for having me here. It's my pleasure too. Thank you, ma'am. मैम, मैं खुद एक माँ हूँ और मैं ये समझ सकती हूँ कि IVF उन कपल्स के लिए एक साइंस बेस्ड ब्लेसिंग है जो नेचुरली कंसीव नहीं कर पाते। इस पॉडकास्ट के थ्रू हम ये कोशिश करेंगे कि लोग इनफर्टिलिटी को समझें, IVF को समझें, एक प्रॉपर मेडिकल हेल्प लें ताकि सभी पेरेंटहुड को एंजॉय कर पाएँ। हम ये भी कोशिश करेंगे कि इस पॉडकास्ट को एक क्वेश्चन एंड आंसर सेशन की जगह एक नॉर्मल कॉन्वर्जेशन फ्लो में ले जाएं, और मुझे लगता है कि इस जर्नी को लीड करने के लिए आपसे बेहतर कोई नहीं हो सकता, क्योंकि आप एक वुमेन हैं, एक माँ हैं और IVF एक्सपर्ट भी। तो आइए शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको और हमारे ऑडियंस को सही इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ, IVF के उन अनछुए, अनटच्ड पहलुओं को शेयर कर पाऊँ जो शायद बहुत से लोग नहीं जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैम, आई एम प्रीटी श्योर। मैम, पहले बेसिक समझते हैं। इनफर्टिलिटी क्या है? किस पॉइंट पे आकर कपल को एक्सपर्ट से मिलना चाहिए? और ये वर्ड से लोग इतना घबराते क्यों हैं? अगर हिंदी में कहा जाए तो बांझपन। सुनने में तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने हमको गाली दे दी है। आपको क्या लगता है, क्या ये सच में इतनी बड़ी कमजोरी है? बांझपन एक स्लैंग की तरह ही लगता है, जैसे किसी ने गाली दे दी हो। तो बांझपन हम यूज़ भी नहीं करते हैं वर्ड, बिकॉज वो एक फ़ीमेल के ऊपर डायरेक्ट गाली जैसा ही हो जाता है। इट्स डजंट साउंड गुड। सो जो वर्ड बेसिकली हिंदी में यूज़ करते हैं वो निसंतानता यूज़ करते हैं, ताकि वो ख़राब ना लगे। और इंग्लिश में बोलते हैं इनफर्टिलिटी। अभी इनफर्टिलिटी अगर मेडिकल लैंग्वेज में बात करें तो 1 साल तक अगर पति पत्नी रिलेशनशिप में रहते हैं और बिना किसी प्रोटेक्शन के इंटरकोर्स करते हैं और उसके बावजूद भी बच्चा नहीं हो रहा हो, तो उसको इनफर्टिलिटी या फिर निसंतानता हम बोल सकते हैं। बट उसमें ज़रूरी ये होता है कि महिला की उम्र 35 से कम होनी चाहिए। अच्छा। और अगर 35 से ज़्यादा महिला की उम्र हो
तो फिर 6 महीने का टाइम ही होता है कि 6 महीने ट्राई करने के बाद भी, बिना प्रोटेक्शन के ट्राई करने के बाद भी अगर बच्चा ना हो, तो फिर उनको अपने फर्टिलिटी कंसल्टेंट से मिलना चाहिए और जानना चाहिए कि क्या कुछ इश्यू है जिसके कारण वो नहीं कंसीव कर पा रहे हैं। तो बेसिकली ये डेफिनेशन होती है और ये एक बॉर्डर लाइन होती है कि कब आपको आपके डॉक्टर को कंसल्ट करना है। ठीक है मैम। अब बिकॉज हम टेक्निकल सिचुएशन की बात कर रहे हैं, मैं एक और सवाल पूछना चाहती हूँ कि ये आईवीएफ के प्रोसेस, कितना लंबा ये प्रोसेस होता है या फिर कितने स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ ताकि लोग मेंटली प्रिपेयर्ड रहें और पूरे प्रोसेस के बीच में ही इम्पेशेंट ना हो जाएं। आईवीएफ बेसिकली इसका पहले तो फुल फॉर्म मैं आपको बताना चाहूँगी। जी। इसका फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और इसको सादी भाषा में बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है आउटसाइड द बॉडी फर्टिलाइज करना एग्स को स्पर्म्स के साथ। तो ये एक प्रोसेस होता बहुत छोटा है, कहने को सिर्फ 15 दिन का होता है। स्टार्ट होता है ये सेकेंड डे ऑफ पीरियड से। अभी ये सेकेंड डे ऑफ पीरियड से स्टार्ट होने के पहले भी इसके काफ़ी सारे चरण होते हैं, जिसमें जब पहली बार पेशेंट हमारे पास आते हैं तो उनकी हिस्ट्री ली जाती है, उससे उसके द्वारा समझा जाता है कि उनको क्या प्रॉब्लम है, आईवीएफ की रियल में ज़रूरत है कि नहीं है, और अगर ज़रूरत है तो आईवीएफ किस तरह का, आईवीएफ भी एक तरह का नहीं होता है, अलग अलग प्रकार का हो सकता है। तो वो हम डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं कि इनको किस चीज़ की ज़रूरत है, तो उनको प्रॉपर काउंसलिंग की जाती है उसकी, उनको उस चीज़ के एक्सपेंसेस एंड ऑल एक्सप्लेन किए जाते हैं, उनके ब्लड रिपोर्ट्स एंड अदर रिपोर्ट्स, लेबोरेटरी रिपोर्ट्स जो होते हैं वो करवाए जाते हैं। उसके बाद सेकेंड डे ऑफ मेंसेस से इंजेक्शन स्टार्ट होते हैं, जो कि 8 to 12 डेज तक चल सकते हैं। उसके बाद एक प्रक्रिया होती है जिसको बोलते हैं oocyte रिट्रीवल, जिसमें पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया देके उनके एग्स को बॉडी के बाहर निकाला जाता है। इसमें कोई भी कट नहीं आता है, ये एक सिर्फ नीडल से उस फ्लूइड को हम एस्पिरेट करते हैं जिसमें एग्स होते हैं। अभी वो जो एग्स हमको मिलते हैं उसके अंदर हस्बैंड के स्पर्म्स इंजेक्ट किए जाते हैं, जिसको बोलते हैं ICSI, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ये ICSI जो है ये ही IVF होता है। पुराने ज़माने में IVF होता था, जो अभी एडवांस टेक्नोलॉजी ICSI बोलते हैं उसे। और जब एग्स के अंदर स्पर्म इंजेक्ट हो जाते हैं, फिर उससे एम्ब्रियोज रेडी होते हैं, जिनको टाइम लगता है 3 to 5 डेज़। 3 to 5 डेज़ में वो रेडी एम्ब्रियोज को बॉडी के अंदर ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है एंड यहाँ पे आईवीएफ ओवर हो जाता है। इसके बाद कपल को 15 डेज़ के मेडिसिन लेने होते हैं और फिर प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है। तो बेसिकली हम इसको अगर बिल्कुल सिंपलर समझें तो शुरू के 15 दिन ट्रीटमेंट होता है, बाद के 15 दिन मेडिसिन लेने हैं, एंड एट द एंड ऑफ द मंथ वी गेट आवर रिजल्ट्स। ओके मैम, जैसे आपने एग रिट्रीवल प्रोसेस का बताया, क्या या किसी भी स्टेप में क्या ओवरनाइट हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत होती है? नो नो, नॉट एट ऑल। वन डे भी ओवरनाइट हॉस्पिटलाइजेशन ज़रूरत नहीं होता। जैसे हमारा आईवीएफ सेंटर है, ILC फर्टिलिटी सेंटर, दैट इज़ ओनली डे केयर सेंटर। द सेंटर इज़ नॉट ओपन एट नाइट, बिकॉज नाइट रुकने का ज़रूरत ही नहीं होता है। दिन में ही जो IVF के सारे प्रोसीजर्स हैं वो हो जाते हैं। मैक्सिमम स्टे होता है 4 से 5 घंटे का, उसमें ये ओवर हो जाता है। तो नाइट रुकने का कभी पेशेंट को कोई काम नहीं पड़ता है। ओके मैम, बिफोर वी गो इनटू मोर टेक्निकल क्वेश्चंस, मैं ये जानना चाहती हूँ, आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहते हैं कि आपने आईवीएफ जैसी इमोशनल चैलेंजिंग फील्ड को क्यों चुना? आई एम श्योर आपके पास कई ऑप्शंस होंगे, बट आईवीएफ ही क्यों? यस, सो यस, दिस इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। जैसे ही हम गायनेकोलॉजिस्ट बनते हैं, आफ्टर माई पोस्ट ग्रेजुएशन आई completed माई गायनेकोलॉजी। एट दैट वेरी मोमेंट आई वॉज क्लियर कि मुझे IVF में करना है, सो आई वेंट फॉर माई IVF ट्रेनिंग। जब मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे IVF में करना है, तब तो मेरा इंटेंशन था कि मुझे लाइफ में इमरजेंसीज़ बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, ये मेरा इंटेंशन था। बट जैसे ही मैंने IVF फील्ड में कदम रखा, इट वाज टोटली अ न्यू वर्ल्ड फॉर मी एंड इट वाज सच अ फैसिनेटिंग वर्ल्ड, एंड इट वाज, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये मुझे अलग टाइप का प्लेजर केक दे रहा है। काम तो है ही मेरे लिए, बट आई स्टार्टेड एन्जॉइंग माई वर्क। एंड द मेन थिंग वॉज कि एज अ गायनेकोलॉजिस्ट मेरा तो काम था कि मैं डिलीवरी करा के बेबीज़ हाथ में देती थी कपल्स के, बट IVF के बाद जब हम बेबीज़ कपल के हाथ में देते हैं, दैट इज़ अ नेक्स्ट लेवल हैप्पीनेस टू द कपल एज वेल एज टू द डॉक्टर, बिकॉज वो चीज़ हम उनके हाथों में दे रहे हैं जिसका वो बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे,
कोई कपल 20 साल से, कोई 25 साल से, वो राह देख के बैठे थे उनके फैमिली मेंबर्स की कब हमारे घर में बच्चा आएगा। और जब वो चीज़ आप उनके हाथ में दो, इट्स लाइक दे वो कपल्स हमको ऐसा फ़ील कराते हैं कि आप हमारे लिए भगवान हो। तो हमको तो उस टाइम पे ऐसा फ़ील होता है ना कि वी आर द चोज़न वन्स एंड गॉड एग्जैक्टली। हैज़ चोज़न अस टू गिव सच हैप्पीनेस टू द वर्ल्ड। सो दिस फीलिंग इज़ आउट ऑफ द वर्ड्स टू एक्सप्लेन। सो इसलिए अब मुझे आईवीएफ जो फ़ील है मेरी उससे प्यार सा हो गया है। बिल्कुल मैम, सही कहा आपने। आई थिंक यू आर द चोजन वंस, राइटली सेड कि कितनी बड़ी खुशी है एक कपल के लिए पेरेंट हुँ। बनना, मैं समझ सकती हूँ। आगे बढ़ते हैं मैम। लोग आईवीएफ छुप कर क्यों करवाते हैं? ये हमने कॉमनली देखा है, लोग बाहर बताना नहीं चाहते, जैसे कोई गुनाह हो रहा है। क्या ये सिर्फ समाज की सोच है? जब आपके पास लोग पहली बार कंसल्टेशन को लेकर आते हैं या कंसल्ट करने आते हैं, तो उनकी सोच क्या होती है उस समय पर? कोई ऐसी स्टोरी आप हमारे साथ शेयर करना चाहती हो? विवाक्षा, जैसे आपने शुरू में बोला कि ये आईवीएफ इनफर्टिलिटी, इसको बांझपन बोलते हैं। तो अभी तो टाइम थोड़ा चेंज हो गया है, बट पहले ये बांझपन एक बहुत बड़ा कलंक माना जाता था महिलाओं के ऊपर। और अगर किसी को बच्चे नहीं हो रहे हैं तो उसको काफ़ी तरह की ब्लेम्स दिए जाते यस। थे। यहाँ तक कि ये तक बोला जाता था कि ये शापित है, ये मतलब अनफॉर्चुनेट है, और हमारे घर में भी ये लेडी अनफॉर्चुनेट चीज़ें लेके आई हैं। तो ये चीज़ें होती थी जो कि अगर किसी को बच्चा नहीं हो रहा है तो ये एक प्रकार का बहुत बड़ा श्राप माना जाता था। और लोग ऐसा सोचते हैं कि बच्चे नहीं हो रहे हैं तो शायद हम में कुछ कमियां हैं। ऑफ कोर्स सभी अपनी कमियां दुनिया से छुपाना चाहते हैं। और दूसरी एक बात है कि आईवीएफ क्यों छुपाना चाहते हैं, तो ये एक भ्रांति भी फैली हुई है लोगों में कि अगर आईवीएफ होता है तो उसमें बाहर का बच्चा होता है, कि शुक्राणु बाहर के होते हैं या अंडाणु बाहर के होते हैं या बदल दिया जाता है, खुद का बच्चा नहीं है। तो लोगों को ऐसा लगता है कि अगर बाहर सबको पता चलेगा कि आईवीएफ हुआ है तो वो ये बोलेंगे इनका बच्चा नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जिस कारण से लोग छुपाना चाहते हैं अपनी कमियों को। उनको लगता है कि बाहर के लोग यही समझें कि ये बच्चा नेचुरल हुआ है, ना कि कोई प्रक्रिया के द्वारा हुआ है, तो वो इसीलिए छुपाना चाहते हैं लोगों से। तो दूसरा सवाल आपका ये था कि लोग क्या सोच के आते हैं मेरे पास। तो मेरे पास जब आते हैं लोग तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि वो बहुत समय से बच्चे के लिए ट्राई कर रहे होते हैं। उन्होंने मेडिकल ट्रीटमेंट तो दुनिया भर के ट्राई कर लिए होते हैं, कम से कम 10 से 15 डॉक्टर्स के पास घूम के, अलग अलग ट्रीटमेंट के अलावा उन्होंने पता नहीं कितने मंदिर, कितने बाबा, कितने डोरे, और जो किसी ने बताया वो कर चुके होते हैं। फाइनली वो आईवीएफ के लिए आते हैं मेरे पास कि अब बस आईवीएफ ही एक राह नज़र आ रही है। तो उनका बस ये इंटेंशन रहता है कि मैडम कुछ भी हो, कैसे भी हो, आप बस हमको कैसे भी हमको एक बच्चा मिल जाए। और वो बिल्कुल तरसे हुए होते जी। हैं उस चीज़ के लिए। तो एज़ अ डॉक्टर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि मैं क्या ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी उन लोगों के लिए प्लान करूं कि उनका ये ड्रीम फुलफ़िल हो जाए। ओके मैम, बिकॉज हम परसेप्शन की अभी बात कर रहे हैं, तो अर्बन फैमिलीज, अर्बन कपल्स जो वेल एजुकेटेड हैं, उनसे तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो इस परसेप्शन के लिए पॉजिटिव रहें आईवीएफ के लिए। लेकिन जो रूरल कपल्स हैं, मतलब गांव के कपल्स, गांव की फैमिलीज, उनका एजुकेशन बैकग्राउंड भी इतना स्ट्रांग नहीं है, वो साइंस को भी इतना नहीं समझते हैं। आपको क्या लगता है हम ऐसी क्या स्टेप्स ले सकते हैं जो रूरल फैमिलीज या रूरल कपल्स भी आईवीएफ का फ़ायदा उठा पाएँ? आईवीएफ में सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि कपल्स को ये समझना होता है और ये मानना और एक दूसरे की कमियों को अपनाना ये बहुत ज़रूरी होता है। अर्बन कपल्स चूँकि एजुकेटेड होते हैं तो उनकी जो मेडिकल कंडीशंस हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा छुपी नहीं होती हैं। तो वो मेडिकल कंडीशंस ओपन होती है। ऑन द कॉन्ट्ररी रूरल कपल्स की मेडिकल कंडीशंस ओपन नहीं होती हैं, ख़ास तौर से जब जब मेल में कमी हो, मेल पार्टनर में, पुरुष में जब कमी होती है, तो वो चीज़ हमेशा गाँव में छुपाई जाती है। उनको ऐसा लगता है कि पुरुष की कमी उजागर होगी तो शायद उनको लगता होगा ऐसा कि पुरुष का ओहदा कम हो जाएगा या फिर स्त्री उसकी इज़्ज़त नहीं करेगी, मे बी। तो
गाँव के कपल्स में हम ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कि पुरुषों में कमी हो तो वो हमेशा छुपाना चाहते हैं, डॉक्टर से भी छुपाना चाहते हैं और डॉक्टर को तो पता चलना ही होता है। फिर वो अपनी वाइफ़ से भी छुपाना चाहते हैं कि डॉक्टर डिस्क्लोज़ ना करे वाइफ़ को। तो ये चीज़ हमको काउंसल करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है कि नहीं, दोनों को पता होना चाहिए जब सब कुछ। तो ये सब कुछ काउंसलिंग, हमारी काउंसलिंग पे डिपेंड करता है और हमको अच्छे से काउंसल करना पड़ता है चीज़ों को। तो एक तो ये प्रॉब्लम आती है रूरल और अर्बन कपल्स में। दूसरा, प्रोसीजर इसका समझने में रूरल और अर्बन कपल्स की अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट होती है। अर्बन कपल्स यूजुअली थोड़ा गूगल करके आए हुए होते हैं तो उनको पता भी होता है। रूरल कपल्स को हमको सब कुछ बहुत डिटेल में समझाना पड़ता है। हालांकि जब वो हमारे पास आते हैं वहाँ तक वो पूरे एक्सेप्टेबल मोड में आते हैं कि वो एक्सेप्ट कर चुके होते हैं कि हमको आईवीएफ कराना ही है। तो हमको उनको बस ढंग से काउंसल करना होता है ताकि सारी चीज़ें वो स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझ जाएं। ओके। मैम, अभी हमने बात करी रूरल फैमिलीज़ की। मैम, हमने रूरल कपल्स की मेंटालिटी को तो समझा है, बट मैं टियर 1 टियर 2 सिटीज़ के भी ऐसे कपल्स को जानती हूँ जिनको आईवीएफ के बारे में इनफ अवेयरनेस नहीं है। उन लोग को जब पता चलता है कि वो लोग इनफर्टिलिटी फेस कर रहे हैं, वो लोग पहले गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, कुछ हार्मोनल मेडिसिन्स लेते हैं, टेस्ट कराते हैं और कुछ समय बाद ये उम्मीद छोड़ देते हैं कि पेरेंट्स बनना शायद उनकी किस्मत में नहीं है। मुझे लगता है कहीं न कहीं ये हम अवेयरनेस फैलाने में पीछे रह गए हैं। आपको क्या लगता है, हम ऐसी क्या स्टेप्स ले सकते हैं जो टियर 1 टियर 2 सिटीज़ के कपल्स भी समझ सकें और आईवीएफ का पूरा फ़ायदा उठा पाएँ? टियर 1 टियर 2 सिटीज़ में आई थिंक अवेयरनेस काफ़ी है, लोगों को आईवीएफ के बारे में पता है। अगर हम मेट्रो सिटीज़ की बात करें तो वहाँ पे हस्बैंड वाइफ दोनों यूजुअली वर्किंग होते हैं और दोनों अपनी लाइफ में काफ़ी बिजी होते हैं। सो मे बी शायद वो बेबी प्लान करने में ही लेट हो जाते हैं। दे आर सो मच बिजी इन देयर वर्क लाइफ एंड अदर सोशल लाइफ्स कि दे डोंट वांट टू प्लान बेबी अर्लियर, और दे आर बिजी एंड टाइम पास हो जाता है और उनको पता ही नहीं चलता है। यस। अभी आईवीएफ में बहुत ज़रूरी होता है, बायोलॉजिकल क्लॉक होती है फीमेल्स की बॉडी में, एंड विथ एज इन जैसे जैसे एज इंक्रीज़ होती है एग्स का नंबर कम होता जाता है बॉडी में, और एग्स की एजिंग भी होती जाती है। सो ये एक दो फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फीमेल्स में। और करियर के चक्कर में या फिर फ्रीडम ऑफ लाइफ के चक्कर में वो इन्जॉय करने के लिए लोग अपने बेबी कंसीव करने वाले प्लान को डिले कर देते हैं, and then they face difficulties afterwards. I'm not talking कि all the couples ही face करते होंगे, बट अगर ये इश्यूज मैं देखती हूँ तो ये मेट्रो सिटीज़ में ज़्यादा देखती हूँ जहाँ पे दोनों वर्किंग है और एक बहुत ही हेक्टिक लाइफस्टाइल है दोनों का, तो वो रिलेशनशिप ही नहीं रख पाते हैं बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल, यू नो। अगर हम बात करें कि टियर 2 सिटीज़ जो लाइक इंदौर, तो यहाँ पे अवेयरनेस तो है आईवीएफ के लिए, बट एट द सेम टाइम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं कि हाँ हम आईवीएफ पे हमको जाना ही पड़ेगा। वो ये सोचते हैं कि शायद हम ये कर लें तो हो जाएगा। आईवीएफ के अलावा एक दूसरा ट्रीटमेंट भी होता है जिसको बोलते हैं आईयूआई, शायद आईयूआई से हो जाएगा इससे। तो वो दे कीप ऑन ट्राइंग एंड ट्राइंग एंड ट्राइंग एंड फाइनली दे लैंड अप इन अ सिचुएशन कि नहीं अब नहीं हो रहा है, तो देन दे गो फॉर आईवीएफ। सो एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अवेयरनेस तो है बट एक्सेप्टेबिलिटी का थोड़ा इशू रहता है। ओके। मैम, आजकल हम ये भी देख रहे हैं, पहले कहा जाता था कि शी इज़ प्रेग्नेंट, लेकिन कपल अब प्राउडली कहते हैं कि वी आर प्रेग्नेंट। यस। ये एक पॉजिटिव शिफ्ट है, ऑफ कोर्स एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाता है। लेकिन अगर सिर्फ आईवीएफ की बात करें तो क्या ये सच है कि सारा फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस, इंजेक्शंस, पूरा हॉस्पिटल प्रोसेस सिर्फ फीमेल को ही पूरा ये स्ट्रेस लेना पड़ता है आईवीएफ में? क्या ये सच है? यस, इट इज़ ट्रू। इट्स लाइक कि फीमेल्स का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इट इज़ अ बिट कॉम्प्लिकेटेड, यस। एंड इट इज़ द फीमेल्स जिसको भगवान ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि 9 महीने वो अपने वूम्ब में बेबी को कैरी करें एंड देन दे डिलीवर। इट्स ओनली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फीमेल्स बिकॉज दिस थिंग हैज़ बीन क्रिएटेड बाय गॉड God. ओनली। सो ये एक एक्स्ट्रा एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि फ़ीमेल्स को ही दी गई है। अभी आईवीएफ एक ऐसा प्रोसेस है जो कि जिसमें हम प्राकृतिक प्रक्रिया को ही मिमिक करने की कोशिश कर रहे हैं।
जो एक नेचुरल प्रोसेस बॉडी में नहीं हो रही है उसी को हम बाहर कंडक्ट कर रहे हैं. रेस्ट ऑल इज द सेम विच इज़ अकरिंग इन द बॉडी दैट हैज़ बीन प्लान बाय गॉड. सो वो नहीं हो रहा है नेचुरल से, तो हम उसको बाहर को करने की कोशिश कर रहे हैं. तो इट इज़ प्लान बाय गॉड ओनली टू गिव अ लिटिल एक्स्ट्रा एफर्ट टू द फीमेल्स. सो आईवीएफ में भी ऐसा ही होता है कि फीमेल्स को थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स देना ही पड़ता है. इंजेक्शंस भी कुछ होते हैं जो फीमेल्स को ही लेने पड़ते हैं, और कुछ प्रोसेसेस भी फीमेल्स को ही करने ही पड़ते हैं. तो ये हमारा प्लान नहीं है, दिस इज़ द प्लान ऑफ गॉड एंड वी कैन नॉट चेंज इट. तो मैम आप मेल पार्टनर को क्या सजेस्ट करेंगी ऐसे केसेस में? वो किस तरह से अपनी फीमेल पार्टनर को सपोर्ट कर सकते हैं, या कैसे वो इसको अपना इक्वली पार्टिसिपेट कर सकते हैं? So definitely the shift has already occurred, as you said, कि it is not I am pregnant, it is we are pregnant. Yes. So that is the shift which has already started. बट ये हाँ, मेल पार्टनर्स को और ज़्यादा समझने की ज़रूरत है. बिकॉज फीमेल्स अगर आईवीएफ प्रोसीजर से गुजर रही हैं तो लॉट ऑफ मूड अनस्टेबिलिटी होती है, मूड स्विंग्स भी होते हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी में होते हैं तो आईवीएफ के दौरान भी होते हैं. तो मेल्स को ये भी समझने की ज़रूरत है. और भगवान ने फीमेल्स को वो एक्स्ट्रा एक सहन शक्ति भी दी है कि अगर उनको मेल सपोर्ट करें तो बहुत अच्छी बात है, वो उस चीज़ से आसानी से निकल जाती हैं. सो इट्स बेबी फॉर बोथ, तो बोथ हैज़ टू कोप अप विद द थिंग्स. सो इफ़ द फीमेल इज़ फेसिंग द मेल हैज़ टू सपोर्ट हर. यस, राइटली सेड. मैम, ये पूरे प्रोसेस में कपल काउंसलिंग का कितना रोल होता है? Counseling is very very important part of IVF. I can say that it is the backbone of any IVF procedure, because IVF is connected with physical body. It is connected with the mental part of the patient and both the couples, and it is very much connected also with the financial part. So all three things are a main things of the any individual. सो एक फाइनेंशियल हो गया, एक मेंटल हो गया, एक फिज़िकल, ये तीनों ही चीज़ें आईवीएफ में इन्वॉल्व हैं. तो जब ये तीनों चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं तो काउंसलिंग बहुत ज़रूरी होती है. कपल को ये पहले दिन से समझाना बहुत ज़रूरी होता है कि वो क्या किस प्रोसीजर से गुज़रने वाले हैं, क्या क्या उनके साथ होने वाला है, कितना उनका एक्सपेंस होने वाला है, क्या उनके ऊपर मेंटल बर्डन आने वाला है, ऐसा होगा तो क्या होगा. सब चीज़ें पहले से समझा कर उनको प्रिपेयर करने से उनके लिए वो जर्नी आसान हो जाती है. बिकॉज इट इज़ अ रोलर कोस्टर राइड. कब वो डाउनफॉल आएगा, कब अप आएगा, वी डोंट नो. बट डॉक्टर और पेशेंट को वो जर्नी मैं कहूँगी कि साथ में ही ट्रैवल करनी है. पेशेंट के साथ कुछ होगा तो वो डॉक्टर भी फील करते हैं. तो इसीलिए वो एक रोलर कोस्टर राइड ना होके एक स्मूथ जर्नी बन जाए. इसीलिए वो काउंसलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है फ्रॉम द डे वन. And in every step of IVF requires counseling, because every step of IVF may give us new faces. So that to पेशेंट को वो समझाना, पेशेंट को उससे अवेयर कराना और वो पेशेंट ने एक्सेप्ट करना, वो सब पार्ट होता है डॉक्टर का. एंड इट इज़ मेनली थ्रू काउंसलिंग ओनली. राइट. मैम, एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया है कि जब हम इनफर्टिलिटी की बात करते हैं तब ये मान लिया जाता है कि फीमेल में प्रॉब्लम है, जैसे कि आपने बताया कि रूरल कपल्स में ये आपने फेस किया है. लेकिन साइंस तो ये प्रूव कर चुकी है कि 40 to 50% मेल इनफर्टिलिटी के केसेस हैं. हस्बैंड्स की स्मोकिंग ड्रिंकिंग हैबिट्स हैं, अगर लाइफस्टाइल फैक्टर हैं, स्लीप इश्यूज़ हैं, तो इन सब का इक्वल इम्पॉर्टेंस है. मैं ये चाहती हूँ कि हम ये फीमेल पे प्रेशर डालने की सोच को बदलें. हम क्या कर सकते हैं कि सारा प्रेशर फीमेल पे ना आए? येस, इट इज़ स्टिल देयर इन द रूरल एरियाज़. अर्बन में तो अभी काफ़ी चेंज हो गया है, बट रूरल में हाँ ये होता है कि फ़ीमेल को ही हर तरह से टॉर्चर किया जाता है. जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ तक कि उनको धमकी दी जाती है कि अगर बच्चा नहीं हुआ तो हम तुमको डिवोर्स दे देंगे और हम दूसरी शादी कर लेंगे, तुमको कैसे भी बच्चा पैदा करना है. बट वो ड्यू टू एजुकेशन का लैक होने की वजह से वो ये नहीं समझ पाते हैं कि मेल्स में भी प्रॉब्लम हो सकती है. बट अब जैसे जैसे रूरल एरियाज़ में भी डायग्नोस्टिक मोडालिटीज़ बढ़ती जा रही हैं, रूरल एरियाज़ में भी लैबोरेटरी फैसिलिटीज़ बढ़ती जा रही हैं,
तो कुछ पेशेंट्स को पहले से पता होता है मेल्स में प्रॉब्लम है और एक्सेप्टेबिलिटी थोड़ी बड़ी है पहले से। बट मुझे लगता है समय के साथ जैसे जैसे सोशल मीडिया एक इसमें बहुत मेजर रोल प्ले करता है। उससे अवेयरनेस भी बढ़ती जा रही है, लोगों की एक्सेप्टेबिलिटी भी बढ़ती जा रही है। और पहले जो हम देखते थे कि पहले एक टाइम था जब अगर मेल्स में बिल्कुल भी शुक्राणु नहीं है, तो अगर उनको बाहर से डोनर स्पर्म्स लेने पड़ रहे हैं तो वो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते थे। बट अभी एक शिफ्ट आ रहा है और एक्सेप्टेबिलिटी हो रही है। नाउ द कपल्स आर एक्सेप्टिंग कि हाँ, मुझ में कमी है और मुझे इलाज की ज़रूरत है। तो ये सब चेंजेस तो आ ही रहे हैं और मुझे लगता है समय के साथ गाँवों में भी बहुत बदलाव आएगा। मैम, आपका सेंटर जैसे आपने बताया कि इंदौर में है, तो आप रूरल एरियाज़ के पेशेंट तक कैसे पहुंचती हैं? कैसे आप लोग ट्राई करते हैं कि वो लोग को आईवीएफ सेंटर्स के बारे में अवेयरनेस हो, या कुछ कैंप्स आप लोग करते हैं, क्या ऐसा करते हैं? रूरल एरियाज़ में हमारे कैंप्स होते हैं, आउटरीच पेशेंट कैंप्स बोलते हैं हम ओके। उनको। तो रूरल एरियाज़ में हम ये अवेयरनेस करते हैं कि जिन भी कपल्स को अगर बच्चे नहीं हो रहे हैं तो वो हमसे आके मिलें। फिर हम उनकी प्रॉब्लम समझते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, क्या उनकी हिस्ट्री है, कितने समय से उन्होंने क्या क्या ट्रीटमेंट लिया है। लेबोरेटरी रिपोर्ट्स जो पुराने कराए थे वो चेक करते हैं, नहीं कराए हुए होते हैं तो नहीं करवाते हैं। एंड देन वी कम टू अ कंक्लूजन कि हाँ, ये कपल में ये प्रॉब्लम है, इस वजह से इनको बच्चे नहीं हो रहे हैं। एंड देन वी एडवाइज़ देम द ट्रीटमेंट। उनको सभी चीज़ें हम वहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं कि ट्रीटमेंट किस तरह से होगा, क्या एक्सपेंसेस आएगा। उनके भी बहुत सारे क्वेरीज़ होते हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स के क्वेरीज़ होते हैं। एंड देन दे कम टू अस हियर कि हाँ, अब हम सब चीज़ें समझ चुके हैं, सारी हमको समझ में आ गई है और हमने डिसाइड कर लिया है कि अब हम ट्रीटमेंट के लिए आपके साथ जाएंगे। और फिर उनकी आईवीएफ जर्नी स्टार्ट होती है। एंड हम तो यही ट्राई करते हैं कि सबका एंड बहुत ही ब्यूटीफुल हो एंड वी गिव एवरी कपल ब्यूटीफुल बेबी और बेबीज़, क्यों बिकॉज ट्विंस आर ऑल्सो देयर इन आईवीएफ। मैम, हमने रूरल फीमेल्स की और कपल्स की बात करी है, अब हम एक शिफ्ट लेते हैं अर्बन फीमेल्स की तरफ। सो आजकल आपको पता है वर्किंग वुमेन, राइट, इट इज़ वेरी कॉमन दीज डेज, वुमेन आर वर्किंग एक्टिवली, दे आर पार्ट ऑफ वर्क फोर्स, राइट। शिफ्ट्स में काम करना, लेट नाइट्स काम करना, डेडलाइंस पे काम करना, ये सब भी बहुत कॉमन हो गया है। और हमने सुना है कि आईवीएफ के प्रोसेस में मल्टीपल क्लिनिक विजिट्स लगती हैं, प्रॉपर रेस्ट लगती है। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि वर्किंग वुमेन अपने वर्क लाइफ में से और आईवीएफ को, दोनों को एक साथ कैसे बैलेंस करके चल पाएंगी? तो ये बहुत ही अच्छा आपने पॉइंट रेज़ किया है। ये इस बारे में मैं बिल्कुल बात करना चाहूँगी। तो आईवीएफ के पहले तो मैं इस बारे में बात करना चाहूँगी वर्किंग फ़ीमेल्स के लिए। गर्ल्स एंड वुमेन जो वर्किंग है, चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड हो, मैं उनसे सबसे पहले ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। यू हैव गिवन योर सो मैनी ईयर्स टू योर स्टडीज़, टू योर जॉब, फॉर योर करियर एस्टैब्लिशमेंट, दैट इज़ ट्रू। But your health and your body is equally important, that you should not forget, all the girls there who are listening to me. So जब से आपका पीरियड स्टार्ट हुआ है, द वेरी दैट डे आप एक यंग गर्ल बन गई हो। नाउ योर रिप्रोडक्टिव सिस्टम हैज़ मेच्योर्ड। तभी से जब वो लड़की का पीरियड स्टार्ट हुआ है, एट दैट टाइम शी इज़ 10 or 12 years old। तो मदर्स ये ध्यान रखें कि उनकी हेल्थ, जो मेंस्ट्रुअल हेल्थ जिसको बोलते हैं, जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ जिसको बोलते हैं, उसका ख्याल रखें। वो बराबर है कि नहीं, मेंसेस रेगुलर आ रहे हैं कि नहीं, जल्दी तो नहीं आ रहे हैं, डिले तो नहीं आ रहे हैं, बॉडी में डेवलपमेंट्स बराबर हो रहे हैं। उसके बाद जब वो मेजर हो जाते हैं आफ्टर 18 years ऑफ एज, द गर्ल्स शुड देमसेल्व्स टेक केयर ऑफ द बॉडी। और वो ये ध्यान रखें कि वो हेल्दी फूड ले रहे हैं कि नहीं, एक्सरसाइज दे आर डूइंग और नॉट, मेंसेस आर रेगुलर और नॉट, उनके बॉडी में और कोई चेंजेस तो नहीं आ रहे हैं लाइक दैट कि इफ़ दे आर फेसिंग सम प्रॉब्लम्स, जैसे कि पीरियड्स के टाइम पे एक्सट्रीम पेन होता है, बट गर्ल्स दे आर हैविंग देयर मीटिंग्स एंड लेट नाइट जॉब्स, तो वो टैबलेट्स ले लेके उस चीज़ को इग्नोर करते रहते हैं। तो ये एक चीज़ होती है। अच्छा, दूसरी एक चीज़ होती है, गर्ल्स बिकॉज ऑफ द करियर आइदर दे डोंट वांट टू गेट मैरिड, एंड अगर शादी भी कर लेते हैं तो वो जल्दी कंसीव नहीं करना चाहते हैं। तो ठीक है, अगर आप शादी लेट करना चाहते हैं, बट एक डेडलाइन सबको फिक्स करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू योर रिप्रोडक्टिव हेल्थ।
जो आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ फीमेल्स में होता है कि 35 ईयर्स इज़ द लास्ट कट ऑफ फॉर द हैविंग अ हेल्दी बेबी। आफ्टर 35 ईयर्स बेबी कंसीव तो कर सकते हैं, बट देन देर इज़ अ चांस ऑफ हैविंग कंजेनाइटल एनोमलीज इन द बेबीज़। जो आपने कभी सुना होगा कि एक सिंड्रोम होता है जिसको बोलते हैं डाउन सिंड्रोम, जिसमें बेबीज़ एबनॉर्मल होते हैं, उनका फेशियल एक्सप्रेशंस भी एबनॉर्मल होता है, उनका मेंटल डेवलपमेंट भी एबनॉर्मल होता है। दैट इज़ मोस्ट कॉमन व्हेन द women are conceiving after 35 years of age. So many complications are occurring when the women are conceiving at a later ages. So all the women out there अपनी करियर के साथ, अपने एजुकेशन के साथ, अपनी फैमिली भी प्लान करें और सही टाइम पे प्लान करें। तो मैं तो चाहूँगी ही नहीं कि आपको इस आईवीएफ प्रोसीजर से गुजरना पड़े अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं तो। लेकिन फिर भी ये सब करने के बावजूद अगर आईवीएफ करवाना पड़ रहा है तो it can be managed along with the work, because IVF is a very short duration treatment. It doesn't require too much of time for the female. बस डेली इंजेक्शंस होते हैं जो घर पे वो खुद भी ले सकते हैं। सबकुटेनियस इंजेक्शन होते हैं जो जनरली फीमेल खुद भी ले सकते हैं। इट्स लाइक जस्ट इंसुलिन पेन। जो पेशेंट को डायबिटीज़ होता है वो डेली इंसुलिन खुद ही ले लेते हैं, ये उसी तरह के इंजेक्शंस होते हैं। तो डेली के इंजेक्शंस वो खुद ले सकते हैं। और फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास विजिट्स होते हैं, जो कि विज़िट के लिए वो टाइम निकाल सकते हैं 1 या 2 घंटा। और आई थिंक इट कैन बी मैनेज अलॉन्ग विथ वर्क, डजेंट रिक्वायर टू मच ऑफ रेस्ट ऑल्सो, सो दे कैन कंटिन्यू विद देयर वर्क। हाँ, ये ज़रूर है कि स्ट्रेस लेवल वो सब तो आपको वैसे भी मैनेज करना है लाइफ में। इफ़ यू आर ट्राइंग टू कंसीव, नॉट ट्राइंग टू कंसीव, मैरिड, अनमैरिड, every person should manage their stress. So this is also important in IVF too. मैम, मेरा अगला सवाल ऑलमोस्ट इसी टॉपिक पर था, बायोलॉजिकल क्लॉक वर्सेस करियर क्लॉक। तो हमने हमारे बड़ों से हमेशा यही सुना है कि जल्दी से शादी करना है और 30 के पहले पहले आपके बच्चे हो जाने चाहिए। लेकिन हम सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं, वो लोग अपना एक सक्सेसफुल करियर इस्टेब्लिश करते हैं और आफ्टर 38 और 40 भी उनको हेल्दी बेबीज़ हो रहे हैं। अगर मैं एग्जाम्पल्स लूँ तो गौरी खान, प्रियंका चोपड़ा, एकता कपूर, ये लोग सक्सेसफुल करियर होने के बाद भी आफ्टर 40-38 दे आर गिविंग बर्थ टू हेल्दी बेबीज़। ये कैसे पॉसिबल है? देखो, हमारे इंडियन कल्चर इज़ ऑल बेस्ड ऑन साइंस, दैट्स व्हाट आई फील। तो इंडियन कल्चर में एक ट्रेडिशन होता है, अगर आपने सुना हो, कि अगर भाई और बहन में 1-2 साल का अंतर है, बहन छोटी है, तो भी ऐसे बोलते हैं कि उसकी शादी पहले कर दो। इसका कारण ये होता है कि मेल्स में कोई एक टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता है, कि उनमें कोई एज लिमिट नहीं होती है कि एट दिस एज दे विल स्टॉप प्रोड्यूसिंग स्पर्म्स। नो, they will produce sperms throughout their life. Till the year of 80 years they can produce sperms. Okay, but for females it is not so. They have a definite time period. जब तक उनका बॉडी में एग्स हैं, जब तक उनके मेंसेस आ रहे हैं, till then they can conceive. After that, उनका reproductive system has stopped working. After menopause, women cannot produce babies naturally. Of course, by IVF they can, but naturally they cannot produce babies. तो ऊपर वाले ने एक नियम बनाया है कि फीमेल्स में एक टाइम पीरियड दिया है, बट मेल्स में नहीं दिया है। और यही नियम के कारण ही हमारे जो धर्म में या हमारे कल्चर में फीमेल्स को अर्ली मैरिज और अर्ली कंसीव के लिए पहले चलता था, बट अभी ड्यू टू करियर एंड ऑल इट हैज़ बिकम इक्वल। सो दैट इज़, आई एम नॉट सेइंग कि दैट इज़ रॉन्ग, दैट इज़ ऑल्सो ट्रू। जहाँ तक सेलिब्रिटीज़ की बात है, सो सेलिब्रिटीज़ का हमारे सामने सब कुछ ओपन नहीं होता है, आई वुड से। अभी बेबीज़ उनको कैसे हो रहे हैं, एकता कपूर को सरोगेसी, शी इज़ अ सिंगल मदर, शी गॉट अ बेबी थ्रू सरोगेसी। अभी उनके खुद के एग्स थे, एग्स फ्रोज़न थे। when we talk about अंबानीज़, सो अंबानीज़ को तो हमने कभी प्रेग्नेंट देखा नहीं, कभी हमने उनकी प्रेग्नेंट अम्मी देखी नहीं। नो, हैव यू सीन इट? No, I think no. Right. So when did they get pregnant? Where they delivered? How they delivered? We don't know. We have just seen their babies. Yes. So a lot of private things are hidden about them. So we don't know about the celebrities, what they are doing. But yes, you can get baby at any age because science is so much developed.
So Yes. whatever be the age, you can get the baby through other scientific techniques, definitely by IVF. So what they have done, we don't know. How they have Right. delivered, how they have conceived, we don't know. So there are a lot of things hidden about the celebrities. But जो science है, it stays the same for all, whether it's the celebrities or the common man. Science Right. stays same for the all. राइट। मैम अब हम बात कर रहे हैं कौन सी एज राइट है बेबी को जन्म देने के लिए, एंड आईवीएफ के थ्रू ऑफ कोर्स आफ्टर 38-40 भी पॉसिबल है पेरेंट बनना। बट ये जो नया रूल आया है कि आफ्टर 50 कोई कपल आईवीएफ नहीं करा सकता, आपको क्या लगता है, क्या उन्हें हक नहीं है पेरेंट बनने का? क्यों ये रूल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है कि आफ्टर 50 आप आईवीएफ नहीं करा सकते? हमारे सामने रिसेंटली एक केस आया था सिद्धू मूसेवाला, राइट? उनके पेरेंट्स ने आफ्टर 50 एक बेबी आईवीएफ के थ्रू कंसीव किया है, एंड आई थिंक ये आईवीएफ ही था, राइट? Yeah, it's possible through IVF only. तो ये न्यू रूल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी, क्यों गवर्नमेंट ने ये रूल? बेसिकली हम जो रहते हैं ना, एक सोसाइटी में रहते हैं, एंड एवरी सोसाइटी हैज़ इट्स डिफरेंट रूल. सो वी आर लिविंग इन द इंडियन सोसाइटी. इंडियन सोसाइटी, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, हमारा जो कल्चर है उसके बहुत डीप रूट्स हैं. एज यू नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी रिलीजन और एनी कल्चर, बट हिंदू धर्म इज़ द ओल्डेस्ट रिलीजन ऑफ ऑल द रिलीजन्स इन द वर्ल्ड. So we have the Right. deepest roots, you know. राइट। And we are living in society. अभी सोसाइटी को बनाने के लिए और सोसाइटी को चलाने के लिए कुछ नियम ऊपर वाले ने बनाए हैं. अभी ऊपर वाले ने क्या नियम बनाया है कि टू हैव अ बेबी यू नीड 1 मेल एंड 1 फीमेल. नाउ IVF इज़ उसको सरपास कर देता है. अगर IVF, तो सोसाइटी का बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है. सो अभी जब ये रूल नहीं आया था, ART लॉ, तब क्या हो रहा था कि सेलिब्रिटीज सब, करण जौहर, एकता कपूर, दे आर सिंगल पेरेंट्स. ये Yes. IVF के थ्रू कहीं से भी गैमेट्स लेके दे वर बिकमिंग पेरेंट्स. एंड सिमिलर विद द होमोसेक्सुअल सोसाइटीज़ ऑल्सो, दे वर गोइंग फॉर, लोग शादी नहीं करना चाह रहे थे, लोग अकेले रहना चाह रहे थे. बहुत सारी सोसाइटीज़ में डिरेंजमेंट्स आने लग गए थे. डोनर्स बहुत ज़्यादा, डोनर एग्स का बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट होने लग गया था. गैमीट्स का मिक्सिंग स्टार्ट हो गया था. सो दिस रूल केम. नाउ इफ़ यू थिंक कि अगर अगर हम सोचें कि 60 ईयर्स में कोई फीमेल माँ बन सकती है IVF के थ्रू, तो हाँ, बन सकती है, क्यों नहीं बन सकती. लेकिन वो कब तक अपने बच्चे को पाल पाएगी? 10 साल का उसका बच्चा होगा तब वो 70 की हो 70। जाएगी, एंड यू नेवर नो शी विल रिमेन अलाइव और नॉट. फिर उस Yes. बच्चे का क्या होगा? तो यही सब पहलुओं को सोचते हुए मुझे लगता है कि ये नियम बनाए गए हैं कि जिस बच्चे को आप इस दुनिया में ला रहे हो, उसकी जवाबदारी कौन लेगा? वो पेरेंट्स को ही लेना पड़ेगा ना. केवल पैदा करने का ही तो दायित्व नहीं है, उसको पालना, एटलीस्ट उसको अपने पैरों पे खड़ा करने तक का तो दायित्व माँ बाप का रहता है. Right. तो उस तक उनको जाने के लिए ज़िंदा तो रहना पड़ेगा ना. इसीलिए मुझे लगता है ये एज लिमिट फिक्स की गई है कि बच्चा पैदा हो जाए, उसके बाद एटलीस्ट आप उसको इतना बड़ा तो कर पाओ कि वो बिना किसी सहारे के जी पाए. राइट। मैम अब एक और हम हॉट और ट्रेंडिंग टॉपिक की बात करते हैं, एग फ्रीजिंग. यस. इससे रिलेटेड बहुत इन्फॉर्मेशन है मार्केट में, मुझे लगता है बहुत मिसकंसेप्शंस भी हैं, और हमने ये भी सुना है ये बहुत एक्सपेंसिव है. तो क्या ये सिर्फ रिच लोगों के लिए है? No, not at all. Egg freezing is a very good procedure for those girls जो अपने करियर में इस्टेब्लिश होना चाहती हैं, जिन्होंने अर्लियर स्टेज ऑफ लाइफ में बहुत मेहनत की है और अब वो सिर्फ प्रेगनेंसी के लिए अपने करियर को स्पॉइल नहीं करना चाहती हैं. तो उनके लिए एग फ्रीजिंग एक बहुत ही अच्छा, आई वुड से, एक उनके लिए वरदान जैसा है कि वो यंग एज में अपने एग्स को फ्रीज़ करा सकती हैं, एंड देन दे कैन यूज़ दोज एग्स एट द टाइम व्हेन दे वांट टू कंसीव. क्योंकि अगर हम 35 प्लस, जैसे मैंने आपको बताया कि एग्स बहुत कम होते जाते हैं, और अराउंड 40 ईयर्स ऑफ एज ये एग्स ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाते हैं. तो अब जब एग्स आपकी बॉडी में ख़त्म हो गए हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते. बट अगर वही एग्स को आपने आपकी यंग एज में 26-27 साल में फ्रीज़ करा दिया है, तो वो आपको 26-27 साल वाले ही उसी क्वालिटी के एग्स आप अपने 40 ईयर्स ऑफ एज में यूज़ कर सकते हो. सो दैट वुड बी एज गुड एज
26, द एग्स की तो एज होगी 26 और आपकी एज होगी 40, तो ऑफकोर्स आपको हेल्दी बेबी मिलने के चांस हैं। और जो मैंने आपको बताया कंजेनाइटल एनोमलीज हो जाती हैं, वो चांसेस भी ख़त्म हो जाते हैं। तो एग फ्रीजिंग एक बहुत अच्छी प्रोसीजर है। जो भी गर्ल्स ऐसे हैं जो जल्दी कंसीव नहीं करना चाहते हैं, जो आगे उनको दिख रहा है कि हमारे करियर में हम जल्दी कंसीव नहीं कर सकते हैं, तो एटलीस्ट वो अपने एग्स फ्रीज करा के रख सकते हैं, ताकि आगे जाके उनको खुद का बेबी मिल सके, बिना किसी डिफेक्ट के बेबी में और बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के। राइट। और दूसरा जो आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि ये महंगा होता है, जी। तो बिल्कुल भी महंगा नहीं होता। आप उस पेन को इमेजिन कीजिए जो 40 इयर्स में रिपीटेड आईवीएफ कराने में होता होगा। एक आईवीएफ, क्योंकि जैसे जैसे एज एडवांस होती है आईवीएफ में फेलियर रेट्स भी बढ़ते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा पेन होता है एज़ कम्पेयर टू आप अर्ली एज में फ्रीज़ करके रख दो। तो ये तैयारी होती है जो हम पहले से करके रख रहे हैं अपने फ्यूचर के लिए। सो ये सभी फीमेल्स को करना चाहिए अगर उनको ऐसा लगता है कि वो जल्दी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। ओके। एक और मेरे पास एक हॉट टॉपिक है मैम, जेंडर प्रेफरेंस। क्या आपके पास ऐसे केसेस भी आते हैं जिनके पास 2 डॉटर्स हैं और कहते हैं जैसे उनका वारिस नहीं है, तो क्या ये आईवीएफ के थ्रू पॉसिबल है, या ऐसे लोग आपके पास आते हैं जो स्पेसिफिकली बॉय चाइल्ड चाहते हैं? क्या ऐसा हो सकता है आईवीएफ के थ्रू सिर्फ एक बॉय चाइल्ड पाना? मैडम चाहते तो बहुत लोग हैं, बट ये आईवीएफ के थ्रू नहीं पॉसिबल है, बिकॉज सेक्स सिलेक्शन इज़ अ क्राइम इन इंडिया। सो सेक्स सिलेक्शन इज़ नॉट पॉसिबल इन इंडिया थ्रू आईवीएफ और थ्रू एनी अदर मेथड। दैट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज इंडिया में ऑलरेडी जो मेल फीमेल का रेशियो है वो डिस्टर्ब्ड है। फीमेल्स आर ऑलरेडी वेरी लेस इन इंडिया, यस। सो दैट शुड नॉट बी एवर डन। हाँ, कपल्स ज़रूर चाहते हैं, जिनके 2 फीमेल्स हैं 3 फीमेल्स हैं, वो ज़रूर चाहते हैं कि हमको एक मेल बेबी हो जाए, बट दैट इज़ एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल इन इंडिया बाय एनी मेथड, आईवीएफ और एनी अदर मेथड। सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल इन इंडिया, वी Okay. कैन नॉट डू इट। राइट। मैम, हमने हमारी फीमेल ऑडियंस के बारे में तो काफ़ी बात करी है, लेकिन आप हमारे मेल व्यूअर्स के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन बताइए। जो मेल्स में लेस स्पर्म्स का इशू है, जैसे आपने बताया 0 स्पर्म काउंट है या कम स्पर्म काउंट है, उनके लिए आप हमें क्या सजेशन दे सकती हैं? डेफिनेटली मेल्स के लिए भी काफ़ी सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। अगर कम स्पर्म्स हैं तो मेडिसिन्स होती हैं जिसके थ्रू स्पर्म्स की मोटिलिटी, उनका नंबर दोनों बढ़ाया जा सकता है। और अगर ज़ीरो स्पर्म्स काउंट है तो इस स्टेज को बोलते हैं एजूस्पर्मिया, मतलब कि ज़ीरो स्पर्म्स। अभी ये 2 तरह के होते हैं, एक होता है ऑब्स्ट्रक्टिव, एक होता है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजूस्पर्मिया। ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब जिस ग्रंथि में शुक्राणु बन रहे हैं वो एक नली के थ्रू गुजरते हैं और फिर वो पीनिस के थ्रू बाहर आते हैं। तो अगर वो नली में कहीं ब्लॉकेज है तो उसको बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव एजूस्पर्मिया, जो कि सर्जरी के द्वारा ठीक किया जा सकता है। और इसके अलावा कुछ और प्रोसीजर्स होते हैं जिसको बोलते हैं टीसा, TESA, या फिर पीसा, PESA, जिससे हम इंजेक्शन के द्वारा शुक्राणुओं को जिस ग्रंथि में वो बनते हैं वहाँ से उनको निकाल सकते हैं। तो ये ऑब्स्ट्रक्टिव एजूस्पर्मिया का ट्रीटमेंट होता है। और जो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजूस्पर्मिया होता है उसमें कई बार ये होता है कि ग्रंथि ही काम नहीं कर रही होती है, जहाँ पे शुक्राणु बनते हैं वो ग्रंथि में वो सेल्स ही नहीं होते हैं जो शुक्राणु बनाते हैं, वो जन्म से भी होता है। तो उसमें फिर ट्रीटमेंट कई बार संभव नहीं होता है। तो उसके लिए हमारे पास डोनर प्रोग्राम्स होते हैं, स्पर्म बैंक्स होते हैं, जिसमें हम पेशेंट के ब्लड ग्रुप और उनके पूरे एक्सटर्नल अपीयरेंस से मैच करके सीमेन सैंपल ले सकते हैं और उसके द्वारा उनको प्रेगनेंसी दे सकते हैं। और मैम, ये क्यों होता है लेसर स्पर्म काउंट? क्या कोई ये लाइफस्टाइल फैक्टर है या ये जेनेटिकली होता है? क्या रीज़न है लेसर स्पर्म काउंट या लो स्पर्म काउंट का? दोनों ही फैक्टर हो सकते हैं, जन्म से भी हो सकता है, कंजेनाइटल एजूस्पर्मिया बोलते हैं उसको, जिसमें टेस्टिस में प्रॉब्लम होती है कि टेस्टिस कई बार पेट में ही रह जाते हैं, वो नीचे अंडकोश में डिसेंड नहीं हो पाते हैं। और बाद में भी लाइफस्टाइल फैक्टर्स से, तो जो ज़्यादा अल्कोहल या फिर स्मोकिंग करते हैं, या फिर किसी का ऑक्यूपेशन ऐसा हो कि उनको बहुत ज़्यादा गर्म सिचुएशंस में काम करने वाले मेल्स होते हैं जो फैक्ट्रीज़ में वर्क करते हैं, या फिर ऐसे भी कई बार देखा जाता है कि जो अपने लैब पे लैपटॉप वगैरह रख के बहुत ज़्यादा काम करते हैं, उनके भी शुक्राणु में कमियां आ जाती हैं। तो ये सब लाइफस्टाइल फैक्टर्स भी होते हैं और
कंजेनाइटल भी होते हैं, कुछ इन्फेक्शन भी होते हैं जो कि शुक्राणुओं को नील कर देते हैं। कोविड के बाद ये एक बहुत बड़ा हाइक आया था, जब कोविड की वेव आई थी सेकेंड, उसके बाद एज़ोस्पर्मिया बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया था। तो ऐसा माना जा रहा था कि कोविड वायरस ने भी शुक्राणु बनाने वाली ग्रंथियों को इफ़ेक्ट किया है। तो ये कुछ तो वायरसेस भी होते हैं जो कर देते हैं शुक्राणु बनाने वाली ग्रंथियों को ख़राब। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ अवॉइडेबल हैं, कुछ अनअवॉइडेबल हैं। तो जो अवॉइडेबल है वो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अवॉइड करें, ताकि आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ बनी रहे। मैम, हमने बहुत इंटेलेक्चुअल बातें कर ली, अब एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड करते हैं, कुछ मिथ्स बर्स्ट करते हैं। श्योर तो श्योर, आप तैयार हैं? डेफिनेटली डेफिनेटली, बट क्या मेरे लिए हैम्पर लाई हो आप? मैम, हैम्पर तो आप आई थिंक हज़ारों कपल्स को ऑलरेडी दे चुकी हैं। हम लोग क्या आपको हैम्पर दे पाएंगे? आई थिंक लोगों की स्माइल्स ही वो सब बताती हैं कि आपने कितने हैम्पर्स उनको दिए हैं। शुरू करते हैं हमारा एक रैपिड फायर राउंड, क्विक ठीक। रहेंगे थोड़े से क्वेश्चंस। ओके। आईवीएफ बेबी वीक होता है? नो, नॉट एट ऑल। IVF बेबी आर जस्ट नॉर्मल एज अदर हेल्दी बेबीज। आईवीएफ एक पेनफुल प्रोसेस है? IVF पेनफुल प्रोसेस तो नहीं है, बट इंजेक्शन के निडल जितना पिन प्रिक पेन आपको लेना पड़ता है, एंड दैट इज़ वेरी स्मॉल। ओके। आईवीएफ सिर्फ रिच लोगों के लिए है? बिल्कुल भी नहीं, IVF हर तरह के लोग करा सकते हैं। इसमें बहुत सारी दूसरी सुविधाएं भी उपलब्ध होती है, जैसे इंस्टॉलमेंट में पेमेंट भी हो सकता है, मेडिक्लेम्स भी अवेलेबल हैं। तो दोनों ही तरह के लोग IVF अच्छी तरह से करवा सकते हैं। ओके। आईवीएफ अननेचुरल है? IVF अननेचुरल तो नहीं है, बट हाँ नेचुरल प्रक्रिया को सपोर्ट करता है, और कुछ चीज़ें जो नेचुरल प्रक्रिया से नहीं हो पा रही हैं उनको हम आर्टिफिशियली करते हैं। इट इज़ नॉट टोटली अननेचुरल, बट वी आर मिमिकिंग द नेचुरल प्रोसेस आउटसाइड द बॉडी। ओके। लो एएमएच लेवल से आईवीएफ पे क्या असर पड़ता है? लो AMH लेवल इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द फीमेल। अगर AMH लेवल लो होता है, मतलब कि उनके शरीर में अंडों की संख्या कम है। अंडों की संख्या कम होने से अंडों की गुणवत्ता भी कम हो जाती है, और फिर कई बार उनको IVF की ज़रूरत पड़ भी सकती है। तो डिपेंड करता है कि कितना लो है। अगर इंटरमीडिएट रेंज में है तो फिर ज़रूरी नहीं है उनको IVF की ज़रूरत पड़े, मगर बट अगर वो बिल्कुल लो होता है तो IVF की ज़रूरत पड़ सकती है। दिस वाज आवर रैपिड फायर। So I won the hamper. यस, ऑफ कोर्स। Thank you so much. मैम, आपके 16 साल के करियर में आपने बहुत सारे केसेस देखे होंगे। क्या ऐसी कोई स्टोरी आप हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर करना चाहती हैं जो आपके दिल को छू गई हो, या कोई ऐसी यूनिकनेस? Every IVF couple have their own story. You know, we call it my IVF journey. So we have made a blog of my IVF journey. ओके। और हम हमारे सारे ही पेशेंट्स को बोलते हैं कि आप हमें आपकी खुद की IVF जर्नी एक्सप्लेन करें, वो आपके क्या इमोशनल फैक्टर्स रहे। IVF जर्नी कहने को IVF 15 दिन का होता है, बट जैसे मैंने आपको बताया ये रोलर कोस्टर राइड होता है, डॉक्टर पेशेंट साथ में ट्रैवल करते हैं, तो हम हमारे पेशेंट से इतना ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हैं कि उनके सारे जो आंसू होते हैं वो हमारे पास आ जाते हैं, और उनकी खुशियाँ हमारी हो जाती हैं। तो वो पेशेंट्स का जब कई बार IVF फेल भी होता है तो हमको उनके साथ रोना भी आता है, और ऑन द कॉन्ट्ररी जब वो कंसीव होकर डिलीवर होते हैं तो उनकी वो ही खुशी पूरी फैमिली के साथ हम लोग भी सेलिब्रेट करते हैं। सो एवरी IVF जर्नी इज़ यूनिक, whether it is a educated patient, uneducated patient, rural patient, urban patient, because हर IVF कपल अपनी एक यूनिक प्रॉब्लम से गुजर रहा होता है। उनकी एक अपनी सोशल टैबू, सोशल स्टिग्मा, जो उनके ऊपर फैमिली प्रेशर होता है, और कई बार उनकी आपस की लाइफ भी डिस्टर्ब हो जाती है बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग अ बेबी। सो ये सारी ही चीज़ों को हम हैंडल करते हुए वो पेशेंट्स के साथ आगे बढ़ते हैं। कुछ पेशेंट्स का ऐसा, फीमेल्स चाहती हैं मैम आप हमको बच्चा नहीं होगा तो हस्बैंड हमको छोड़ देगा, वो चीज़ें भी हम उनकी हैंडल करते हैं, हस्बैंड्स को भी समझाते हैं, और बच्चा भले ही हो जाए तो भी हम उनको समझाते हैं कि ये चीज़ें गलत होती है। वाइफ्स को भी समझाते हैं सारी, और फैमिली मेम्बर्स को भी समझाते हैं। सो IVF जर्नी इज़ फुल ऑफ इमोशंस, इट्स आई कैन नॉट इवन एक्सप्लेन, इट इज़ फुल ऑफ सो मच इमोशंस, and so it's like, you know, we are watching a Karan Johar movie
राइट। जिसमें हँसते भी हैं, हम रोते भी हैं, कभी खुशी कभी गम, एंड देयर इज़ अ हैप्पी एंडिंग फॉर मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स, सो व्हेन इट एंड्स गुड देन एवरीथिंग इज़ गुड। मैम मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया जब आपने कहा कि आईवीएफ फेल हो गया। अब आईवीएफ फेल हो गया, अब क्या करें? आईवीएफ फेल हो जाते हैं, जो आईवीएफ का सक्सेस रेट होता है अगर ओवरऑल वर्ल्ड वाइड देखें तो इट इज़ 30%। तो अगर हम 100 कपल का आईवीएफ कर रहे हैं तो 30 आईवीएफ आर सक्सेस एंड 70 फेल। तो दिस इज़ द वर्ल्ड वाइड जो एक डेटा है वो होता है, बट हर आईवीएफ सेंटर का डेटा वेरी होता है। एज आई टोल्ड यू कि चीज़ों में, लैब्स में, सब में वेरिएशंस हो सकता है, तो हर आईवीएफ का डेटा वेरी होता है। बट हाँ, 100% आईवीएफ कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते हैं, बिकॉज आईवीएफ एक बहुत ही डेप्थ में साइंस होता है, इसमें बहुत जेनेटिक्स भी इन्वॉल्व होता है, जो कि हर चीज़ स्टडी नहीं की जा सकती। तो ये एक साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। बट अगर हम पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो वो तो हमसे नेक्स्ट यही क्वेश्चन पूछते हैं, मैम अब क्या? तो वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आंसर होता है। तो हमको फिर से ट्राई करना होता है। देर आर अदर वेज, देर आर डोनर प्रोग्राम्स ऑल्सो, एंड देर आर अदर वेज विच वी कैन ट्राई। कई बार मल्टीपल ट्राई से भी होता है, एंड देर आर अदर वेज लाइक डोनर प्रोग्राम्स एंड सरोगेसी विथ विच वी कैन गिव बेबीज अल्टीमेटली टू द पेशेंट्स। सो देर आर सम वेज इन विच वी कैन प्रोवाइड कि इससे नहीं हो रहा है तो उससे हम ट्राई करें, लाइक दैट वेज। मैम ऐसे कुछ कपल्स जिनका आईवीएफ एक या दो बार फेल हो चुका है, क्या आप उनके लिए कुछ एनकरेजिंग मैसेज दे सकती हैं हमारे व्यूअर्स को? Yes, as I told you, it is a fight for you, it is a journey for you. So कई बार क्या होता है कि जर्नी में हमको पता नहीं होता है हमको कितने किलोमीटर्स चलना है। हम घर से सोच के निकले कि हमको 30 किलोमीटर की जर्नी है, बट रास्ते में पेड़ गिर गया, या हम मान लें रास्ते में नदी का उफान आ गया, तो हमको कई बार डाइवर्जन्स लेने पड़ते हैं, तो हमारी जर्नी बढ़ जाती है। बट अल्टीमेटली हमारा टारगेट ये होता है कि हम अपनी मंजिल पे पहुंच जाएं। तो आपका भी, सभी कपल्स का ये ही टारगेट होना चाहिए कि अगर हम एक दो बार हमको फेलियर्स मिल गए, राह में रुकावटें मिल गई, तो हमको उससे घबराना नहीं है, हमको उससे डरना नहीं है। हर चीज़ का सल्यूशन होता है, हमको रिपीटेडली ट्राई करना है और फाइनली अपने मंजिल तक पहुंचना है, और उसमें एज अ डॉक्टर हम आपके साथ हमेशा खड़े रहते हैं। थैंक यू सो मच मैम। आई थिंक ये इनक्रेडिबल है कि आप कैसे साइंस और इमोशंस दोनों को एक साथ समझ रही हैं और ये सफ़र हमारे व्यूअर्स के लिए आसान कर रही हैं। ओके, ग्रेट। मैम हमारा ये शो हर तरह के व्यूअर्स देख रहे हैं। आई एम श्योर कुछ यंगस्टर्स, कुछ रिसेंटली मैरिड कपल्स देख रहे होंगे जो फ्यूचर में पेरेंट्स बनना चाहते हैं। क्या आप उन्हें कुछ अर्ली चेकअप्स या कुछ मेडिकल टेस्ट एडवाइस कर सकती हैं जो उन्हें एज अ प्रिवेंटिव मेजर करा लेने चाहिए, या फिर कोई लाइफस्टाइल फैक्टर्स जो अभी उनकी फर्टिलिटी को इम्पैक्ट कर रहे हैं और उन्हें पता भी नहीं है? यस, जैसे मैंने आपको भी बताया, 1 साल ट्राई करने के बाद भी अगर कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप देखें कि आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरकोर्स क्या है। सो इट शुड बी मिनिमम ट्वाइस अ वीक। तो अगर आपका बिजी लाइफस्टाइल है और आप इस ट्वाइस अ वीक भी अगर रिलेशनशिप नहीं रख पा रहे हैं, देन फर्स्ट यू शुड टॉक बिटवीन योर सेल्व्स एंड थिंक अबाउट इट एंड वर्क ऑन इट। उसके बावजूद भी अगर नहीं हो रहा है तो कुछ बेसिक टेस्ट होते हैं। एक तो मेल्स में सीमन एनालिसिस का टेस्ट बेसिक होता है, और फीमेल्स में आप बेसिक टेस्ट करा सकते हो फॉर योर फर्टिलिटी, विच इज़ AMH टेस्ट। एंड देर आर अदर टेस्ट, वो फिर अदर टेस्ट जो होते हैं वो आपके कंसल्टेंट ही आपको एडवाइस करेंगे। ठीक है, तो ये दो मेन टेस्ट होते हैं जो कि आप करा सकते हो। फर्स्ट यू शुड वर्क अपॉन योर दोज थिंग्स कि आपके रिलेशंस हो रहे हैं कि नहीं, बराबर नहीं, अगर वो है। और इसके अलावा जो दूसरी चीज़ें होती हैं लाइक डाइट एंड लाइफस्टाइल, सो दैट प्लेज अ वेरी मच इम्पॉर्टेंट रोल इन योर फर्टिलिटी। एंड अ हेल्दी डाइट, टाइम पे खाना खाना और हेल्दी खाना खाना, उसके अलावा एक वर्कआउट, या आप योगा करें या आप जिम करें, एक वर्कआउट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। So healthy diet and exercise, that should also be including if you are facing fertility issues apart from other things. मैम आपने जैसे ये टेस्ट के बारे में बताया, एएमएच और स्पर्म टेस्ट, तो ये टेस्ट के बारे में कुछ डिटेल्स बताइए। क्या ये पेनफुल होते हैं या इज इट जस्ट अ नॉर्मल ब्लड No, टेस्ट? no, these are just normal tests. Sperm test is done by the semen sample. So husband has to give the semen sample in the laboratory, and then that semen sample is tested in the laboratory for the sperms, the count, the number, the motility of the sperms. And
फीमेल का जो एमएच का टेस्ट होता है वो ब्लड में ही होता है, तो जैसे हम कोई भी रूटीन ब्लड टेस्ट कराते हैं उसी तरह से किया जाता है। एक चीज़ और जो मैं आपको बोलना भूल गई वो है एडिक्शंस। Addictions and stress, they also add up to your infertility issues. So smoking and alcohol, these addictions also add up for both male and female. These add up to your fertility issues, so you should leave it. धीरे धीरे कम करके आपको छोड़ना ही पड़ेगा। और स्ट्रेस लेवल आप जैसे भी मैनेज कर सकते हो। सो नाउ अडेज वी हैव टू मैनी थिंग्स टू मैनेज आर स्ट्रेस लेवल। वी हैव योगा, वी हैव मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, whatever things you can try, and you should manage your stress level too, because that to add up to your infertility issues. ओके मैम, जैसे कि अभी हम वर्कआउट्स की बात कर रहे थे, राइट? तो वर्कआउट तो ऑफ कोर्स हर किसी को अपने रूटीन में लाना ही चाहिए, बट आजकल के यंगस्टर्स तो लुक इन अ सर्टेन वे, वो लोग एक्सेसिव वर्कआउट्स कर रहे हैं, एक्सेसिव प्रोटीन पाउडर, स्टेरॉइड्स, ये सब ले रहे हैं बिकॉज दे वांट टू शो ऑफ टू द वर्ल्ड। तो क्या इन सब का भी इम्पैक्ट उनकी फर्टिलिटी पे पड़ता है? Definitely anything which is unnatural, whenever you depart from nature, आप जब भी प्रकृति से दूर जाएंगे आपकी बॉडी में उसका असर दिखेगा। बिकॉज हमारी बॉडी भी प्रकृति के पंच तत्वों से ही बनी हुई है। हमने हमारी बॉडी को उससे दूर किया, और जहाँ हमने आर्टिफिशियल स्टेरॉइड्स, हार्मोन्स या फिर कुछ भी चेंजेस करने की कोशिश की, तो आपकी बॉडी पे उसका इम्पैक्ट आएगा। फर्टिलिटी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो एक पार्ट ऑफ योर बॉडी है, अदर सिस्टम्स ऑफ द बॉडी भी इफ़ेक्ट होंगे। आपने सुना होगा ज़्यादा प्रोटीन लेने से किडनी फेलियर हो गया, और ज़्यादा वर्कआउट करने से उसको जिम में हार्ट फेल हो गया। तो ये सब चीज़ें हम देखते हैं, हमारी डे टू डे लाइफ में पढ़ते हैं, सोशल मीडिया में भी देखते हैं। तो कुछ भी चीज़ जो एक्सेस में आप अपनी बॉडी के साथ छेड़छाड़ करोगे तो वो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो फेस करना पड़ सकता है। राइट। सोशल मीडिया की हम बात कर रहे हैं, राइट? आजकल 3-4 घंटे माइंडलेसली सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करना तो बहुत कॉमन हो गया है। शायद 3-4 घंटे से भी ज़्यादा कुछ लोग स्क्रॉल करते हैं। तो क्या इसका भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट फर्टिलिटी पे पड़ रहा है और हमें पता भी नहीं है? यू नो, सोशल मीडिया इट इज़ अ डबल एजेड सॉर्ड। एक तरफ तो ये बहुत चेंजेस कर रही है, रेवोल्यूशन ला रही है, पूरे हमारा सोसाइटी चेंज हो रहा है इन अ पॉजिटिव वे, और एक तरफ ये बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें भी लेके आ रही है। तो ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। जब भी एक पॉजिटिव चीज़ आएगी उसके साथ नेगेटिविटी आनी ही आनी है। अब ये हमारे ऊपर है कि हमको एक्सेप्ट क्या करना है। हमारे सामने एक साफ़ पानी रखा है, एक गंदा पानी रखा है, वो हमारी इच्छा है हमको क्या पीना है। ऑफ़ कोर्स हम साफ़ पानी ही पीना प्रेफर करेंगे। उसी तरह से सोशल मीडिया एक अच्छी चीज़ भी है और उसके बहुत सारे नेगेटिव पहलू भी हैं। तो अगर हम ढूंढना चाहें तो सोशल मीडिया हमको काफ़ी चीज़ों के लिए अवेयर भी करता है। जैसे कि हम देखें तो योगा के लिए और एक्सरसाइज के लिए काफ़ी अवेयरनेस आई है, डाइट के लिए काफ़ी अवेयरनेस आई राइट। है लोगों में थ्रू सोशल मीडिया। बट एट द सेम टाइम एज यू सेड कि आर्टिफिशियल चीज़ें बढ़ गई हैं, लोग अच्छा दिखने के लिए, अपने बॉडी को शेप करने के लिए कुछ भी कर रहे हैं, एंड दैट इन्फॉर्मेशन इज़ ऑल्सो देयर ऑन सोशल मीडिया। राइट। सो यू हैव टू फिल्टर थिंग्स, जैसे हम हमारे फ़ोटो में फ़िल्टर लगाते हैं राइट। वैसे ही हमको चीज़ें भी फ़िल्टर होके फिल्टर लेना करनी पड़ेगा, चाहिए। पानी को भी फ़िल्टर करके हम पीते हैं। तो हमको इन्फॉर्मेशन को फ़िल्टर करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सोशल मीडिया पे ही मैम मेरा एक और क्वेश्चन है। आजकल सोशल मीडिया पे पेड प्रमोशंस, मार्केटिंग कैंपेन्स पे लाखों हज़ारों रुपए खर्च हो रहे हैं। अब आम आदमी कैसे सही आईवीएफ डॉक्टर का या फिर बेस्ट आईवीएफ सेंटर का चुनाव करे? एक बेस्ट आईवीएफ सेंटर में क्या फैसिलिटीज़ होनी चाहिए? आईवीएफ सेंटर कहने को इट इज़ अ मेडिकल स्पेशलिटी। तो आईवीएफ सेंटर का जो मेन हार्ट होता है, जो आईवीएफ सेंटर का दिल हम बोल सकते हैं, वो तो वहाँ के ट्रीटिंग डॉक्टर ही होते हैं। बिकॉज़ डॉक्टर जितने अच्छे होंगे, वो उनका जो नॉलेज एक्सपीरियंस होगा उसी से वो आईवीएफ सेंटर रन होता है। तो मेनली एक आईवीएफ सेंटर में सबसे पहले तो जो भी पेशेंट्स देख रहे हैं उनको ये समझना होगा कि यहाँ पे ट्रीटिंग डॉक्टर कौन है, उनका एक्सपीरियंस क्या है, तो वो डॉक्टर को समझना होगा उनको। सेकंड, जो आईवीएफ के लिए, एक सक्सेसफुल आईवीएफ होने के लिए जो ज़रूरी होता है वो होता है टीम। बिकॉज डॉक्टर अकेला काम नहीं कर सकता है, आईवीएफ इज़ डन विद अ टीम। सो इस टीम की जो मेन नेक्स्ट पार्ट होते हैं वो होते हैं एम्ब्रोलॉजिस्ट। एम्ब्रोलॉजिस्ट वो डॉक्टर होते हैं जो लेबोरेटरी में काम करते हैं, आईवीएफ लैब में जो काम करते हैं। उनका मेन वर्क होता है
एग्स को सेपरेट करना, एग्स और स्पर्म्स को मिलाना और उनसे एम्ब्रियोज बनाना। सो यू कैन थिंक कि ये भी उतना ही इम्पॉर्टेंट काम है जितना कि एक डॉक्टर का है। सपोज़ मैं डॉक्टर हूँ, मैंने पेशेंट को अच्छे से अच्छा मेडिसिन दिया बट एम्ब्रियोज अच्छे नहीं बनाए या उन्होंने अपने स्पर्म और एग्स को मिलाने की प्रक्रिया ठीक से नहीं की, तो वो आईवीएफ सक्सेस नहीं हो पाएगा। तो दूसरी ये चीज़ होती है। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट थिंग होता है जो पेशेंट्स को चेक करना चाहिए, जो पेशेंट नहीं देखते हैं बिल्कुल, वो होता है आईवीएफ लैब। आईवीएफ लैब एक ऐसी चीज़ होती है जिसके ऊपर रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। आईवीएफ लैब इज़ डिपेंडेंट अपॉन द टेक्नोलॉजी बिकॉज इट इज़ मेनली टेक्निकल चीज़। अगर टेक्नोलॉजी हम एडवांस यूज़ करते हैं, बेसिकली टेक्नोलॉजी हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि हम आईवीएफ लैब की एयर को कितना प्योर बना पाएँ। वो एयर जितनी प्योर होगी उतनी ही वो मदर के वूम को मिमिक करेगी। मैं जैसे बार बार बोल रही हूँ, बार बार बता रही हूँ कि हम एक नेचुरल प्रोसेस को मिमिक कर रहे हैं। तो अगर हम एम्ब्रियो बना रहे हैं तो हमको मदर की जो गर्भाशय है उस एनवायरनमेंट को बाहर बनाना है, जो कि एक प्योर एनवायरनमेंट है। वहाँ पे कोई बैक्टीरिया वायरस नहीं है, वहाँ पे कोई धूल के पार्टिकल्स नहीं हैं। तो हमको एक ऐसा एनवायरनमेंट बाहर क्रिएट करना है। अभी हम जहाँ बैठे हैं वहाँ पे लाखों वायरस हैं, लाखों बैक्टीरिया हैं, बहुत डस्ट है। जब हम यहाँ पे देखें, अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, यहाँ पे हमको वही सब दिखेगा। बट आईवीएफ लैब जो है, हम इसको जितना प्योर कर पाएंगे उतने एम्ब्रियोज अच्छे बनते हैं, उतने एम्ब्रियोज हेल्दी बनते हैं। सो आईवीएफ लैब में भी चीज़ें होती है, जैसे हमारा जो आईवीएफ लैब है आईएलसी फर्टिलिटी सेंटर पे, इट इज़ अ 0.3 माइक्रॉन लैब। इसका मतलब ये होता है कि 0.3 माइक्रॉन जितने धूल के कण भी वहाँ पे नहीं जा सकते। सो 0.3 माइक्रॉन इज़ वेरी स्मॉल। वो एक ही सेकेंड में बहुत बार एयर फिल्टर हो रही है। तो जब हम जा रहे हैं, हम ब्रीथ कर रहे हैं, तो भी हम वहाँ पे धूल के कण निकल रहे हैं, हमारी सांस से भी उसको भी बार बार फिल्टर करके वो एयर को प्योर बनाते हैं। So for that we have instruments like air handling unit which make our lab 0.3 micron lab, and it is the class 10,000 lab according to the European standards। और ये स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं यूरोपियन स्टैंडर्ड से कि हाँ इतने लैब आपकी है तो ये क्लास 10,000 है एंड इट इज़ द गुड लैब। सो दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि पेशेंट्स जो भी आईवीएफ लेना चाह रहे हैं उनको जानकारी नहीं होती है, तो वो चेक नहीं करते। डॉक्टर से तो सभी मिलते हैं, डॉक्टर को सभी चेक करते हैं, बट लैब कोई नहीं देखता है क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है कि लैब में क्या देखना है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि आपके माध्यम से मैं सभी ऑडियंस को बताना चाहूँगी कि ये ज़रूर चेक करें कि आप जिस आईवीएफ सेंटर में जा रहे हैं वहाँ की टीम, डॉक्टर और लैब कैसे हैं। मैम, सोशल मीडिया प्रमोशंस की बात की जाए तो आजकल कॉरपोरेट्स में तो होड़ लगी है। कुछ सेंटर्स इसे बिजनेस की तरह कर रहे हैं। हम ऑफ कोर्स नाम तो नहीं ले सकते, लेकिन एक आम आदमी के लिए जिसे इन सब की समझ ही नहीं है, वो कैसे डिसाइड करे कि कौन से आईवीएफ सेंटर में जाना है, उसे कौन सा डॉक्टर उसके लिए सही है। कोई ये कपड़े तो है नहीं कि मार्केटिंग हो जाए और बेस्ड ऑन मार्केटिंग हम डिसाइड कर लें। Vivaksha, I am no authority to comment on what other people are doing. Basically, everyone have their own way of doing. अभी जैसे आपने बोला कि मार्केट में हर तरह की चीज़ें मौजूद होती है, ये जो यूज़ करने वाले यूज़र हैं उनको अपने विवेक से जानना होगा कि क्या सही है और क्या गलत है। हम तो सिर्फ ये बता सकते हैं कि क्या आपको देखना है, क्या सही है क्या गलत है। एज एन आईवीएफ स्पेशलिस्ट I cannot say what the other people are doing and what is going on in the market and what those things I cannot comment upon them because I have no authority to comment। बट मैं ऑडियंस को ये रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि आप अपनी बुद्धि, अपने विवेक से सारी चीज़ों को अच्छे से जांचें, परखें और फिर निर्णय लें। बेसिकली गवर्नमेंट्स भी, आरबीआई भी जब अपने एड्स बनाती है तो यही एडवाइस करती है कि जांचें, परखें, फिर निर्णय लें। तो वही मैं अपने ऑडियंस को भी बोलना चाहूँगी। बिल्कुल मैम। अब हर चीज़ का प्रो और कौन होते हैं। ठीक है, जैसे आपने कहा सोशल मीडिया के बारे में, लाइफस्टाइल के बारे में, आप हमें आईवीएफ से रिलेटेड कुछ प्रोज और कुछ कॉन्स बता सकती हैं। IVF, it has come like a boon to the infertile couples। So ये एक तरह का एक, अगर हम आप इसको इमेजिन करके देखो तो एक शुक्राणु और अंडाणु से एक जीव को, जो कि आगे सांस लेने वाला है,
उसको हमने आर्टिफिशियली बना दिया। तो अगर सोच के देखें तो ये तो एक जादू जैसा नहीं लगता है आपको बिल्कुल। कि कैसे आपने एक स्पर्म्स और एक एग से एक जीव बना दिया जो कि एक लिविंग थिंग है, यू हैव प्रोड्यूस्ड इट इन द लेबोरेटरी। दिस इज़ वन मिरेकल व्हाट आई थिंक इट इज़ साइंस। बट अगर हम उसको सोचें तो ये मिरेकल जैसा लगता है। दूसरी एक प्रक्रिया होती है आईवीएफ में जिसको फ्रीजिंग बोलते हैं। फ्रीजिंग में जब हम एम्ब्रियोज बनाते हैं, जैसे कि हमने एग फ्रीजिंग की भी बात की, उसी तरह से एम्ब्रियो फ्रीजिंग भी होते हैं। तो एम्ब्रियोज जब एक्स्ट्रा बनते हैं तो हम उनको फ्रीज कर देते हैं फॉर फ्यूचर यूज़। ओके, ओके। सो दोज एम्ब्रियोज वो जिस स्टेज में होते हैं, उसी जैसे वो डे 3 अगर एम्ब्रियोज हैं तो वो जब तक वो फ्रीज रहेंगे वो डे 3 ही रहेंगे, उनका डेवलपमेंट आगे नहीं बढ़ेगा। फिर एक और प्रक्रिया हम करते हैं जिसको थॉइंग बोलते हैं, जिसके बाद वो एम्ब्रियोज का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है और फिर हम उनको यूट्रस में डाल देते हैं। सो डजंट इट साउंड लाइक अ मिरेकल टू? ऑफ कोर्स इट डज। सो एक लाइफ को आप उसकी ग्रोथ को स्टॉप करके फ्रीज कर दिया आपने, और फिर उसको वापस चालू कर दिया, और फिर उसको अंदर डाल दिया, और फिर उससे बच्चा बन गया। सो यू नो दिस इज़ व्हाट आई फील फैसिनेटिंग अबाउट आईवीएफ, कि इट इज़ अ साइंस बट इट इज़ जस्ट डूइंग मिरेकल्स टू द पीपल। सो दैट इज़ द वन गुड एंड द बेस्ट थिंग अबाउट आईवीएफ। और अगर इसका नेगेटिव पार्ट बोलें तो ये मैं यही बोलना चाहूँगी कि हाँ, एक कॉस्ट इन्वॉल्व होता है, कई बार फेलियर्स भी होते हैं, तो ये एक इमोशनल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस भी देता है, और थोड़ा बहुत इसमें इंजेक्शंस होते हैं, बट इट इज़ जस्ट अ पिन प्रिक एंड डिपेंड अपॉन इंडिविजुअल परसेप्शन। सो दीज आर द माइनर नेगेटिव पॉइंट्स अबाउट द आईवीएफ। ओके मैम, पॉडकास्ट को ख़त्म करने से पहले आप हमारे व्यूअर्स को 3 टेक अवे मैसेज या कुछ टिप्स देना चाहती हूँ तो प्लीज़। So my takeaway message and tips are for all the young girls out there. मैं IVF के लिए कुछ भी टिप्स नहीं देना चाहूँगी। मैं चाहूँगी कि सारी लेडीज़ जो भी मुझे सुन रही हैं वो सब हेल्दी रहें। बार बार मैं यही बोलूँगी कि आप अपने वर्क, अपने एजुकेशन, अपने करियर के अलावा अपनी बॉडी पे बराबर ध्यान दें, बेसिकली द रिप्रोडक्टिव पार्ट, बिकॉज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इट इज़ वेरी डेलिकेट, वेरी फ्रेजाइल, and it has to be taken care of like our females bodies. Our female bodies are also delicate and fragile, and our reproductive system is like this so too. So you should think upon yourselves, give time to yourselves, pay attention to your body, remove all your addictions, and live a stress less healthy life with healthy diet and exercise. मैम, मुझे लगता है कि हमारे इस कॉन्वर्जेशन के बाद आईवीएफ एक डर वाली स्टोरी नहीं, आईवीएफ एक करेज वाली कहानी बन गई है। आईवीएफ कपल्स इंडिया के सबसे स्ट्रॉन्ग कपल्स हैं। आप कुछ कहना चाहेंगी? डेफिनेटली IVF कपल्स इंडिया के सबसे स्ट्रॉन्ग कपल्स हैं। आई टेक देम एज अ वॉर विक्ट्री फॉर देम व्हेन दे गेट दे बेबीज़, बिकॉज इट इज़ अ वॉर फॉर ऑल द कपल्स। वो जब स्टार्ट करते हैं ये एक फ़ाइट होती है, वो हर एक चीज़ों से, अपनी माइंड, अपने बॉडी, सबसे फ़ाइट करके, एंड व्हेन दे कम विनर एज अ फ्लाइंग कलर्स, देन दैट इज़ द बेस्ट डे फॉर अस एंड फॉर दोज कपल्स एज वेल। यस, हमने इस पॉडकास्ट में इनफर्टिलिटी और आईवीएफ से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चंस को एड्रेस करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी आपके पास अगर कोई सवाल है या फिर आप डॉक्टर हिना से कंसल्ट करना चाहते हैं तो उनके फर्टिलिटी सेंटर की डिटेल्स नीचे फ्लैश हो रही हैं। ILC फर्टिलिटी सेंटर, इंदौर। एंड करने से पहले मैं आपको ये याद दिलाना चाहती हूँ कि इस चैनल पर हम ऐसे कई हेल्थ रिलेटेड टॉपिक पर बात करते हैं, तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। ऐसा कोई स्पेसिफिक टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि हम बात करें तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये था हमारा स्ट्रेंथ स्टोरीज़ का पहला एपिसोड। अगर आप या आपका कोई अपना इस जर्नी से गुजर रहा है तो ये एपिसोड उन तक ज़रूर पहुंचाइएगा। और याद रखिए, जब हम अपनी कहानी बोलना शुरू करते हैं तभी समाज सुनना शुरू करता है। थैंक यू एंड दिस इज़ मी विवक्षा साइनिंग ऑफ।